फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रजत और आज हम बात करेंगे इस बगीचे की सबसे खूबसूरत चीज़ के बारे में जो है यहाँ की लश ग्रीन ग्रास। इस घास को मेरे पिताजी ने करीबन 10 साल पहले लगाया था। उस वक्त मन में काफ़ी ख्याल आते थे कि इस तरह से अगर हम अपने छत पर घास लगाएं तो शायद छत ख़राब भी हो सकती है और इसमें वाटर लॉगिंग या वाटर सीपेज का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये काफ़ी कुछ चीज़ें थीं जो हमें काफ़ी हद तक सोचना पड़ा कि क्या हम सच में घास लगाएं। लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने प्लानिंग करी थी और शायद जिस तरह से हमने यहाँ की टेरेस की पूरी वाटरप्रूफिंग करी थी, तो उसकी वजह से आप मानेंगे नहीं, अभी तक इस छत में कभी भी किसी भी तरह का कोई भी वाटर लॉगिंग या सीपेज की मुझे प्रॉब्लम नहीं आई। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी अभी तक सोच रहे हैं कि क्या हम इस तरह से छत पर अपने ये खूबसूरत लॉन बनाएं, तो मैं कहूँगा हाँ, आप ज़रूर कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन इसमें हमें कुछ सही बातों का ख्याल रखना पड़ता है जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए मेरे साथ, मेरे इस वीडियो में हम किस तरह से अपने छत पर एक टेरेस लॉन बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये है हमारे घर का लॉन और इस लॉन को लगाने के लिए जो काम हमें करना पड़ता है उसको मैं बेसिकली 3 भाग में आपको समझाऊंगा। वो 3 मेन स्टेजेस हैं। सबसे पहले प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने मेरे इस वीडियो की टिप्स को ठीक से नहीं समझा या आपने प्लानिंग ढंग से नहीं करी तो आपको बाद में दिक्कत आ सकती हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। उसके बाद दूसरी स्टेज जो आती है वो होती है एक्चुअल वाटर प्रूफिंग, जिसमें हम इस पूरे लॉन का जो छत है उसमें घास पे लगाने से पहले ढंग से वाटर प्रूफिंग करते हैं। और तीसरा जो स्टेज आता है वो होता है एक्चुअल गार्डनिंग, जिसमें एक सॉइल का घास लगाने के लिए बेड तैयार किया जाता है और फिर लास्ट में एक्चुअली ये घास लगाई जाती है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्लानिंग से। प्लानिंग में मोटी मोटी कुछ 3-4 चीज़ों का ख्याल रखना होता है, जिसमें सबसे पहली ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आपको ये देखना है कि आपको घास लगानी कहाँ है, क्योंकि घास एक ऐसी चीज़ है जिसको करीबन 7 से 8 घंटे की सीधा धूप ज़रूरी है। अगर आपकी छत पे धूप ढंग से नहीं आती तो मेरे ख्याल से आप जो भी इतनी मेहनत करेंगे तो वो धीरे धीरे शायद घास लॉन्ग टर्म पर लंबी नहीं चलेगी और ख़राब हो जाएगी। तो अगर आपके छत पे धूप आनी बहुत ज़रूरी है, तो जब आप अपने छत का एरिया डिसाइड करते हैं तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि धूप वहाँ पर कितनी और कितनी देर तक आती है। उसके बाद एक बार आपने एरिया डिसाइड कर लिया, उसके बाद आपको ये देखना है कि आपकी छत की ढलान किस तरफ है। यानी कि छत पर हम लोग सभी लोग एक ढलान बनाते हैं ताकि बारिश का पानी, क्योंकि मानसून में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो बारिश का पानी जो है वो अपने आप धीरे धीरे आपके ड्रेन पाइप से होता हुआ छत से बाहर निकल जाए। तो इसी तरह से जब हम इस घास की प्लानिंग करेंगे तो हमारी घास का भी ढलान उसी तरफ होना चाहिए जिस तरफ छत की ढलान है, और आपका पूरा का पूरा घास का पानी जो है वो उसी ड्रेन की तरफ होना चाहिए। तो ये था पूरा हमारा घास के बारे में प्लानिंग और प्लानिंग की टिप्स। तो अब हम आते हैं इस छत की वाटरप्रूफिंग पे। जब हम वाटरप्रूफिंग की बात करते हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ जिसका हमें ध्यान रखना है वो है कि वाटरप्रूफिंग छत की लेंटर पर होता है। तो अगर आपकी छत पुरानी है और उसमें आपने टाइल्स लगा रखी हैं या कोई फ्लोरिंग कर रखी है या ब्रिक्स लगी होती हैं, नीचे मिट्टी डली होती है, तो सबसे पहले आपको उस सभी चीज़ों को निकालना है
और आपको उसके लेंटर तक पहुंचना है। लेंटर पे पहुंचने के बाद उसके ऊपर हमारी वाटरप्रूफिंग का काम शुरू होता है। तो आपने एक बार उस पूरी छत को अच्छी से पानी से धो के साफ़ कर लेना है और आप छोटा सा एक ब्रश लेके कुछ छोटा सा अगर कंकर कचरा है तो उसे भी बिल्कुल क्लीन कर देना। फिर क्लीनिंग के बाद आपने वाटरप्रूफिंग करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ज़रूरी चीज़ जो हमें चाहिए वो है डॉक्टर फिक्स का LW प्लस और डॉक्टर फिक्स का URP। इसे इस्तेमाल कैसे करना है उसे आप देखिए, चाहे तो ध्यान से नोट कर लें क्योंकि बहुत ज़रूरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है वाटरप्रूफिंग का। तो हमने क्या करना है, एक तरह से यहाँ पर इस पूरी छत पर एक कच्चा सा स्लोप के साथ ढलान के बारे में जैसे मैंने आपको बताया था उस तरह से हमने एक फर्श बनाना है जिधर आपकी ढलान जो होगी वो आपके ड्रेन पाइप की तरफ होगी। तो आपने सीमेंट लेना है, बदरपुर लेना है और आपने लेना है डॉक्टर फिक्स का LW प्लस और आप पहले सूखा मिक्सचर बना लेंगे सीमेंट और बदरपुर का और फिर आप उसमें जब पानी मिलाएंगे तो पानी मिलाने से पहले अगर मान लिया आपका एक बोरी सीमेंट का आपने मसाला बनाया है तो उसमें हम करीबन 100 ml डॉक्टर फिक्स का LW प्लस पानी में मिक्स कर लेंगे और फिर उस पानी से हम मसाला गीला कर लेंगे। तो आपका अब मसाला तैयार हो गया। तो एक चीज़ और मैं बताना भूल गया कि आपने जब फर्श बनाना है तो उससे पहले आपको इसमें कुछ जिस तरह से पहले फर्श बनाने के लिए रोड़ी का इस्तेमाल होता था तो वो तो भारी होती है, तो उसकी बजाय हम यहाँ पर लेंगे ऐश ब्रिक्स। तो ऐश ब्रिक्स के हम टुकड़े कर लेंगे। पहले तो खंगर होता था पर आजकल तो ऐश ब्रिक्स आती हैं जो बहुत हल्की होती हैं और छत पर किसी भी तरह का ज़्यादा वेट नहीं होता फिर जब हम ऐश ब्रिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और बहुत ज़्यादा चूरा नहीं करना है और उस ऐश ब्रिक को पूरा हमने पहले जहाँ पर भी हमने ढलान के साथ फर्श कच्चा फर्श बनाना है वो हम उस हिसाब से लेवल के हिसाब से जहाँ पर आपका ऊंचा हिस्सा है जहाँ से आपकी स्लोप शुरू होती है वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा और जहाँ पर आके ख़त्म होती है उसके हिसाब से थोड़ा सा कम करते हुए यूनिफॉर्मली सब तरफ आपको ऐश ब्रिक के टुकड़े बिछा दे दें। तो ऐश ब्रिक के ऊपर फिर हम जो हमने अभी एक मिक्सचर तैयार किया था LW प्लस के साथ उसका लेकर हमने पूरा एक फर्श बना देंगे और हमारा एक कच्चा फ्लोर टेरेस पर तैयार हो जाएगा। तो इतना कर लेने के बाद आप नेक्स्ट डे वेट करेंगे, इसको सेट होने देंगे एक दिन पूरा और जब हम नेक्स्ट डे आएंगे तो हमने इसके ऊपर फिर डॉक्टर फिक्स का जो URP मैंने बताया था उसका हम कोटिंग करते हैं। तो कोटिंग करीबन हमें 3 कोट लगाने होते हैं और सबसे पहले मैं बताऊंगा कि इसका जो कोट लगाने के लिए हमने सॉल्यूशन कैसे बनाना है। तो हमने एक तसले में सीमेंट ले लेना, यानी कि एक तसला सीमेंट है और उसमें आपने ये ध्यान रखना है कि पानी बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना और आपने इसमें मिलाना है डॉक्टर फिक्स का URP जो एक तरह से लिक्विड पानी जैसा ही होता है, लेकिन आपने उससे सीमेंट का घोल बना लेंगे और ये करीबन बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे आपको एक नॉर्मल पेंट बाज़ार में मिलता है। उसकी थिकनेस की मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा गाढ़ा या बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। जैसे नॉर्मल पेंट आता है उसी तरह से उतना ही थिकनेस के हिसाब से हम उसको घोल को बनाएंगे और हम एक पेंट ब्रश को लेके हम इसके ऊपर पूरे छत पर जहाँ पर हमने अपना अभी फर्श बनाया था उसके ऊपर हम URP का एक कोट लगा देंगे। हमें करीबन 1 या 2 घंटे रुकना पड़ता है, गर्मी में शायद जल्दी भी सूख जाए। तो सूखने के बाद ही फिर हमने इसके ऊपर दूसरा कोट लगाना है और इस तरह से हमने ये 3 बार करना है। तो 3 कोट लगने के बाद आपका इस छत का वाटरप्रूफिंग का काम ख़त्म हो जाता है। हम वाटरप्रूफिंग करने के बाद
एक चीज़ और एक्स्ट्रा करते हैं और वो चीज़ होती है, हम इसके ऊपर 1 mm या 2 mm के करीब एक प्लास्टिक की शीट हार्डवेयर की दुकान से हम ले सकते हैं और वहाँ पर जहाँ पर भी हमने अब URP का कोट हमारा जो सूख चुका है उसके ऊपर हम ये शीट बिछा देते हैं। और ये शीट बिछाने का फ़ायदा ये है कि ये हमें बारिश और धूप दोनों ही चीज़ों से हमारी वाटरप्रूफिंग को बचाती है। एक तरह से जिस तरह से हम अपने इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लैमिनेट करते हैं उस तरह से ये छत को पूरा लैमिनेशन का काम करती है। तो इतना ही था हमारा वाटरप्रूफिंग के बारे में। तो अब हमारे छत पर वाटरप्रूफिंग भी हो गई है और अब हम बात करेंगे इस काम की सबसे आखिरी और तीसरे स्टेज के बारे में, जो है एक्चुअल गार्डनिंग। एक्चुअल गार्डनिंग में हम बेसिकली इस पर घास लगाने के लिए जो सॉइल का बेड तैयार किया जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। सॉइल बेड पे आने से पहले एक चीज़ और ज़रूरी है, मैं आपको बताऊंगा कि आपने जो एक बिछाना है इसमें, वो एक जियो टेक्सटाइल के नाम पर एक कपड़ा आता है, उसको हम पहले पूरे के पूरे इस जो भी आपका लॉन बनाने का जो एरिया है वहाँ पर आप इसको बिछा देंगे। इसको बिछाने का फ़ायदा ये है कि ये कपड़ा एक छन्नी की तरह काम करता है। जब आप घास में पानी डालेंगे या जब बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो ये पानी को तो जाने देता है लेकिन मिट्टी को रोक के रखता है, क्योंकि टाइम के साथ साथ जब इतनी बरसात छत पर होगी तो कहीं हमारी घास की मिट्टी ना निकल जाए, इसके लिए ये जियो टेक्सटाइल का कपड़ा डालना ज़रूरी है। तो मैं अगर आपको दिखाऊं, ये जो हमने पहले करीबन आज से, अब तो काफ़ी पुराना हो गया, 10 साल की कोटिंग है, तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरे घास में ये कोटिंग किस तरह से हुई थी। ये एक तरह की ये पूरी वाटरप्रूफिंग की लेयर है जो हमने URP से करी थी। ये इस तरह की ये एक प्लास्टिक की पन्नी है जिसका अब थोड़ा यंग येलो हो गया, कलर इज इन नाउ येलो स्टेज, बट ये अभी भी एक लैमिनेशन का कोट का काम कर रही है। और ये है हमारा जियो टेक्सटाइल का कपड़ा जो हमने इसके ऊपर बिछाया था। और इसके ऊपर फिर हमने ये करीबन 3 इंच की या 4 इंच की खड़ी ईंट लगाकर चारों तरफ से हमने एक ड्रेन या नाली बनाई थी जो एक तरह से इस टेरेस गार्डन की बाउंड्री को डिफाइन करती है। तो ये आपको ये भी बताएगी कि आपको बेसिकली मिट्टी घास लगाने के लिए कितनी डालनी है। मेरे हिसाब से आपको छत पर घास लगानी है तो बहुत ज़्यादा मिट्टी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि घास लगाने के लिए 3 या 4 इंच की मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। इससे ज़्यादा ना डालें, नहीं तो फालतू में आपकी छत पर लोड बढ़ेगा। तो इस तरह से ये सॉइल की बेड बनती है। तो जियो टेक्सटाइल का कपड़ा डालने के बाद अब हम बात करेंगे कि इस घास के अंदर सॉइल का मिक्सचर किस तरह से बनेगा। नॉर्मली गार्डनिंग में जिन चीज़ों का इस्तेमाल होता है उन्हीं चीज़ों को लेंगे। रेशियो कितनी लेनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। हमने करीबन 50% सॉइल लेनी है। सॉइल आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपकी पुरानी छत से निकला था, जो जब हमने इसका पूरा लेंटर निकाला था और वाटरप्रूफिंग करी थी, तो उसी मिट्टी को भी हम यूज़ कर सकते हैं। नहीं है तो नर्सरी से हम अलग से और नई मिट्टी भी मंगा सकते हैं। और 50% सॉइल लेनी है। करीबन 40% हमने इसके अंदर कोकोपीट मिलाना है। 10% हमको इसमें नीम की फली मिलानी है, क्योंकि नीम जो है वो काफ़ी हद तक मिट्टी में कीड़ों को नहीं आने देती। और एक चीज़ और हम इसमें यूज़ करेंगे वो है BHC का इंसेक्टिसाइड। ये आपको किसी भी केमिस्ट की दुकान से भी मिल सकता है या फिर आप ऑनलाइन भी अमेज़ॉन पे ऑर्डर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर केमिकल का इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे घास लगा रहे हैं। नॉर्मली मैं अपने पूरे बगीचे में जहाँ पर भी फल या वेजिटेबल्स लगाता हूँ वहाँ मैं कोई केमिकल नहीं डालता हूँ, वहाँ मैं बिल्कुल ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ। लेकिन क्योंकि घास हमारे सिर्फ शो के लिए, हम इसे खाएंगे नहीं, तो इसलिए यहाँ पर हम इंसेक्टिसाइड्स डाल सकते हैं। तो
जो BHC का ये पाउडर है ये डालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कीड़े एक बार अगर आपकी घास में आ गए तो आप शायद परेशान हो जाएंगे, लेकिन ये कीड़े जाएंगे नहीं। और कीड़ों से बात शुरू होती है तो एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जब इस सॉइल का मिक्सचर बनाएंगे तो गोबर की खाद का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कीड़े और वीड होती है जो एक बार अगर आपकी घास में आ गई तो फिर कभी नहीं जाएगी। तो आपने किसी भी तरह से गोबर की खाद इसमें नहीं मिलानी है, आपको वर्मी कंपोस्ट का ही इस्तेमाल करना है। तो इस पूरे मिक्सचर को इस पूरे सॉइल की बेड में डालने से पहले एक ज़रूरी चीज़ और है जो मैं भूल गया था, वो है कोकोपीट। वैसे तो हमने जब 10 साल पहले किया था तब कोकोपीट्स की ब्रिक्स नहीं आती थी, और अब लेकिन आप कोकोपीट को अच्छी से तोड़ के चूरा करके भी इसमें बिछा सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि कोकोपीट से ज़्यादा बेहतर नारियल का भूसा है, जो आपको किसी भी फर्नीचर मार्केट की शॉप से मिल जाएगा। मुझे याद है मैंने तो फर्नीचर मार्केट में जाकर ही, जहाँ कुर्सियाँ या सोफ़े बनते हैं, वहाँ से ख़रीदा था, क्योंकि वो एक तरह से कोकोपीट भी नारियल के बालों से ही बनता है, और वो भी एक्चुअल में रॉ आपके कोकोनट के बाल होते हैं, नारियल के बाल होते हैं। आपने करीबन मिट्टी डालने से पहले, यानी कि जब आपने जियो टेक्सटाइल का कपड़ा बिछा दिया है, तो आपने उसके ऊपर पूरे करीबन 1 या 2 इंच, मेरे ख्याल से जितना ज़्यादा आप डालेंगे अच्छा है, क्योंकि कोकोपीट हल्का होता है, नारियल का बुरादा, और वो मिट्टी डलने के बाद नीचे दब जाता है। तो आपने इसको करीबन 2 या 3 इंच तक आपने पूरी लेयर में ये नारियल का बुरादा डालना है, और फिर इसके ऊपर आपने वो सॉइल मिक्सचर डालना है जो हमने तैयार किया था। तो अब हम फाइनली आ गए हैं उस स्टेज में जिसके लिए हमने इतनी मेहनत करी थी, और वो है घास। घास बेसिकली हमने ऑनलाइन ऑर्डर करी थी। घास बेसिकली 2 तरह के, एक ये बेसिकली पूरा घास का कटे कटे छोटे से रोल आते हैं। आपको पर स्क्वायर एरिया के हिसाब से देखना है कि आपको टोटल एरिया कितना घास का चाहिए, और आपने उस घास के रोल को लेके पूरी उस सॉइल की बेड पर बिछा देना है। तो कौन सी घास लेनी है वो बेसिकली मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप देसी घास बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि आपने काफ़ी मेहनत करी है। उस घास को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा अड़चनें आएंगी। सबसे अच्छी जो ये घास लगी है, ये हमने लगाई थी कोरियन घास, और इसमें 2 तरह की आती हैं, कोरियन या मैक्सिकन, दोनों एक जैसी होती हैं। रेट का थोड़ा फ़र्क होता है, लेकिन इस घास को इस्तेमाल करने का मेन फ़ायदा ये होता है कि ये घास बहुत कम ग्रो करती है, और इसको जो हमारी ग्रोथ होती है वो मेनली मानसून के सीज़न में सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर आप इस घास को लगाएंगे तो ये एकदम लश ग्रीन डेंस ग्रास की तरह काम आती है। इसमें आप बहुत ग्रीन और डेंस होती है ये। तो और दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि इसमें ग्रोथ कम होती है, तो सिर्फ साल में आपको सिर्फ एक बार इसकी ट्रिमिंग करनी होती है। मैं इसकी ट्रिमिंग सिर्फ मानसून के बाद सितंबर के महीने में करता हूँ। इसके अलावा आपको इस पर शायद कुछ भी ऐसा खास मेंटेनेंस नहीं करना होता। बस ये है कि आपको सुबह एक बार मॉर्निंग में इसको पानी देना है। बाकी ये है हमारा फाइनली लश ग्रीन एक टेरेस लॉन, और यहीं पर हम इस वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं, और इस तरह के वीडियो अगर मैं आप बनाता रहूं तो आप मुझे बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें।